देखिए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गणित से जुड़े हुए हैं उसकी बात करेंगे। इसकी बात क्यों करेंगे, पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं। फिलहाल कल जो है 9वीं और 10वीं वर्ग के बच्चों का मैथ का टेस्ट मतलब समाप्त हुआ है। तो अब 7th 8 और 6 के बच्चों के मैथ के टेस्ट की बारी है। तो मैं चाहूंगा कि आपको कुछ टिप्स दे दूं कि कहां से सवाल टच हो रहे हैं, कहां से सवालों को बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से आप यदि समझते हैं, वीडियो को देखते हैं और क्लास को समझते हैं, तो शायद जब आपका टेस्ट हो तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। ठीक है, बात आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक 8वीं क्लास की पुस्तक को लेकर के आपसे बात कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पाठ का नाम लिखवाया है कि उस पाठ से आपके सवाल टेस्ट होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वह है परिमेय संख्या। इन सभी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 9th और 10th या 7th 8 6 के जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वह क्लास मतलब सिर्फ इशारे के लिए बांटा गया है। वे सब के सब क्लास, वे सब के सब चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा पहले भी कई बार बात हो चुका है। जैसे कि मैं यदि 8वीं का पहला चैप्टर लेकर के खड़ा हुआ हूं जिसका नाम है परिमेय संख्या, 9वीं का पहला चैप्टर अगर बात किया जाए तो उसका नाम है संख्या पद्धति, 10वीं के पहले चैप्टर की बात की जाए तो उसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, 7वीं के पहले चैप्टर की बात की जाए तो क्या है, संख्याओं की समझ 7वीं का। तो लगभग लगभग संख्या, क्या नाम है 7वीं का पहला चैप्टर, देखिएगा एक बार, पूर्णांकों की समझ। देखिए, पूर्णांकों की समझ, संख्याओं की समझ। आप देख रहे हैं 6 में जो चैप्टर का नाम है संख्या, 7th में है पूर्णांक, 8 में है परिमेय संख्या, 9th में है संख्या पद्धति और 10th में वास्तविक संख्या। मतलब क्या हुआ, ये चार मतलब सभी क्लास के चैप्टर जो है संख्या पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो यदि इन सभी चैप्टरों को अगर एक सिरे से जोड़ करके बाइलिंगुअल मतलब एक दूसरे से जोड़ के अगर पढ़ा जाता है तो ज्यादा बेहतर होता है। और जोड़ने पर ही आपको आगे नौकरी की तैयारी वगैरह आप जब करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, बात आप समझ रहे हैं। तो परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या की बात की जा रही है तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो इसका तो कई बार बात हो चुका है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर 0 के नहीं हो वह क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन अब जिन बच्चों को संख्या पता नहीं है, संख्या के प्रकार पता नहीं है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या वगैरह वगैरह संख्याएं के बारे में पता नहीं है, उनको तो परिमेय संख्या दिक्कत करेगा ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका जो एग्जाम हो रहा है जिसके लिए आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके, तो आपको जो है जैसे कि मतलब परिमेय संख्या नामक चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या नामक चैप्टर को दो तरीके से पढ़ना होगा। एक जो मैंने अपना लेक्चर वीडियो बनाया है जो सभी क्लास के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, सबके लिए कॉमन है, उसको देखना होगा। जैसे संख्या पद्धति करके मैंने वीडियो बनाया है, वास्तविक संख्या करके वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, वहां देखते हैं, या उसको मैं क्लास में दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। तो वहां से आपको अपना बेसिक नॉलेज प्राप्त होगा, बेसिक जानकारी आपको क्या होगी, मिलेंगी कि संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। तो 0 से होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके माध्यम से, इन अंकों के माध्यम से संख्या बनता है। ठीक है, अभी संख्या क्या होता है, प्रकार होता है, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या, वही संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मतलब विभाजित हो भाज्य संख्या। ये सब जानते हैं ना आप लोग, इसकी परिभाषाएं कई बार बात कर किया चुका है, कई बार आपको लिखवाया भी गया है और कई बार आप क्लास में उसको सुनाए भी हैं। तो यह तो हो गया, आपको बेसिक आपको मजबूत करेगा। ठीक है, यहां से आप बेसिकली मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद अपने अपने क्लास से ये काम तो सबको करने हैं, जितने भी क्लास के लोग हैं, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, या उसके आगे जो है
आगे अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कहीं भी हो तो उसको तो ये चीजें जाननी ही पड़ेगी कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों के माध्यम से बनने वाली संख्या और संख्या के प्रकार, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसमें 0 हो, ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, सब पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, जो प्लस वाली संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं, माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ये तो बेसिकली सबको जानना है। ठीक है, और आप सब पहले से इसको जानते भी हैं। अब मैं आज का मुद्दा यह है कि सवाल कहाँ से बनेगा और किस टाइप के बनेगा और जिस तरीके से आपका जवाब क्या होगा कि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। अब आगे परिमेय संख्या के विषय में यदि आप किताब से आ जाए, अब जो है अब आगे बुक से, अब अपने अपने बुक से आपको देखने हैं। समझ रहा है ना? जो बच्चा छठा में है वो छठा किताब से देखेगा, जो सातवां में है सातवां किताब से देखेगा, जो आठवां में है वो आठवां किताब से देखेगा। इस पर आधारित ये सभी चीजें होंगी। इसमें जो कुछ भी होगा सब इसमें शामिल होगा, लेकिन फिर भी किताब के हिसाब से भी हम देख लेंगे। जैसे कि परिमेय संख्या सबसे पहले दे रखा है, रैशनल नंबर इसका नाम दे रखा है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अगर अच्छे से, पूरे भूमिका में क्या दे रखा है, फिर आगे संख्याओं के गुणधर्म में क्या है। तो सबसे पहले जब पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको अपना नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखिए, संख्याओं के गुणधर्म सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें बुक में सबसे पहले बता रहा है आपको कि संख्याओं के गुण धर्म। ठीक है, तो संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म का नाम लिख रहा है संवृत या संवरक नियम। क्या? संवृत या संवरक नियम। अब संवृत या संवरक नियम क्या होता है? फ्रेश हो रहा है? सब ठीक ठाक है ना? कहीं ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं ना है? चलिए, सब दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो संवृत या संवरक नियम, अब यह क्या कहता है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो संवृत या संवरक नियम में भी पूर्ण संख्याओं का है, व्यवकलन का है, गुणन का है। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्या और पूर्णांकों संख्या के गुण धर्म की चर्चा करते हैं। इसमें पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है, क्योंकि हर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण संख्या गुणन के आधार पर अंतर्गत संवृत है व्यापक रूप में। जैसे कि अलग अलग पूर्ण संख्याओं को लेकर जांच संक्रियताओं को पुष्टि करता है। संक्रियताओं को प्राकृत संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियताओं के अंतर्गत संवृत जांच किया जाता है। तो परिमेय संख्या योग, व्यवकलन और गुणन भाग में संक्रियताओं के अंतर्गत संवृत है। अब इस पॉइंट में आपको यह दिखाया गया है कि जो संख्याएं होती हैं संवृत, मतलब जैसे कि 8 + 15 = 23, यह पूर्ण संख्या है। सुन रहे हैं? 8 + 15 = 23, मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ा गया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में से घटाइएगा तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में गुना कीजिएगा तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके के नियम को क्या कहा जाएगा? अब जोड़ा जाएगा तो वह योग नियम कहलाएगा, योग संवृत कहलाएगा। घटाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यवकलन। घटाओं को व्यवकलन कहा जाता है, गणित की भाषा में व्यवकलन या अंतर कहा जाता है, डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? अब यह क्या कहलाएगा? जोड़ पूर्ण संवृत। ठीक है, व्यवकलन पूर्ण संवृत। जब घटाया जाएगा 15 - 7 तो 8, तो इसको कहा जाएगा घटाओ पूर्ण संवृत। फिर गुना किया जाएगा तो गुणन पूर्ण संवृत। समझ रहे बातों को? तो ये तो संख्याएं हो गई, ये तो संख्याओं के आधार पे हो गया। अब इसमें आता है परिमेय संवृत। तो परिमेय में क्या होगा? अर्थात 5/2 में से 3/4 घटाइएगा तो यह भी पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या, दोनों घटा करके जो लिखिएगा वह भी पूर्ण संख्या होगा। तो यह परिमेय पूर्ण संवृत। समझ रहे हैं? परिमेय व्यवकलन संवृत परिमेय संख्या का घटा हो गया, यह संख्याओं का घटा होगा। समझ रहे बातों को? तो इस तरीके से आप इसको पढ़ करके जब समझ लीजिएगा, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन कैसा बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा? सवाल बना देगा कि 8 + 15
बराबर 23, ठीक है ना। किस नियम से जुड़ा है? ऑप्शन दे देगा, संवृत नियम, वितरण नियम। समझ रहे हैं बातों को? तो अब क्या डालिएगा? संवृत नियम। तो आप क्या समझें कि जो भी इसमें बातें की गई है उसको अपने हिसाब से समझ लें, नोट्स के हिसाब से बना लें, दिक्कत हो तो सर जी से पूछ लें, सीख लें, समझ लें, क्योंकि उसी के ऊपर आधारित आपको सवाल मिलेंगे। इस बात पर ध्यान रखिए। आज आप बात को समझिएगा तो आगे आपको तकलीफें कम होगी। यदि आज आप बात नहीं समझिएगा तो आपको तकलीफें होती रहेंगी। और ये सभी चीजें, संवृत नियम, क्रम विनियोग नियम, सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब लास्ट सेशन चल रहा है, रिवीजन का दौर है। अब इस समय से फिर से दोबारा पढ़ाया जाए तो फिर हम लोग जनवरी, मतलब क्या है कि हम लोग का टारगेट है कि दिसंबर जनवरी तक 8वां का सिलेबस फाइनल करके 9 शुरू किया जाए, 9 का सिलेबस फाइनल करके 10 शुरू किया जाए। अब आप सोचिए कि फिर से सभी पॉइंटों को फिर से पढ़ाया जाए तो इतना टाइम अभी फिलहाल है नहीं। आप खुद से, आपके पास किताब है, आपके पास 24 आवर टाइम है, आप तो 24 घंटे में पढ़ सकते हो। लेकिन कोचिंग में मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो 2 घंटे 3 घंटे का टाइम है एक बैच के लिए। तो इसलिए मैं फिर से दोबारा सब नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊंगा जनवरी महीने से, जब नया सेशन आपका शुरू होगा उस समय से। फिलहाल आपको बुक के हिसाब से आपको रिवीजन करने हैं, पहले से जो पढ़ाए गए हैं, परिभाषाएं लिखवाए गए हैं, वहां से आपको समझना है। ये भी सभी परिभाषाओं को पहले लिखवाया गया है, बोलिए लिखवाया गया पहले से? आप अपने नोटबुक में पहले से उतारे होंगे, आप वहां से जाके समझ सकते हैं, बातों को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए खड़ा हूं कि आपको बता सकूं कि सवाल कहां से टच कर सकता है। समझ रहे बातों को? कैसा सवाल आ सकता है, सवाल की टाइप पहचानने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि आप सवाल की टाइप को पहचाने। इसीलिए यहाँ पे चैप्टर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में रखे गए हैं। आगे है क्रम विनियोग। तो एक क्रम से जो विनियोग हो, एक क्रम से जो जोड़ घटाव की प्रक्रियाएं हो, वह क्रम विनियोग नियम कहलाता है। यह किस आधार पर चलता है? तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए। समझ गए इस बात को? इसका मतलब क्या हुआ पहले देखते हैं। a प्लस बी और b प्लस ए, 5 प्लस 13 या 13 प्लस 5। समझ रहे बातों को? अगर 5 में 13 जोड़िएगा या 13 में 5 जोड़िएगा, बात तो बराबर होना चाहिए। तो यह नियम क्रम विनियोग योग नियम कहलाएगा। अब इसी प्रकार क्रम विनियोग अंतर नियम अगर काम करता है कि नहीं, ए में से बी घटाते हैं और फिर बी में से ए घटाते हैं तो बराबर आएगा कि नहीं, बताइए? नहीं हो सकता, असंभव बात है ये। कैसे हो सकता है? मान लीजिए 15 में से 5 घटाइएगा और फिर 5 में से 15 घटाइएगा, तो हो सकता है? कभी भी मामला सॉल्व नहीं होगा। तो क्रम विनियोग में व्यवकलन नियम नहीं होता। तो इस बात को अब आप पढ़िएगा डीपली, उसके बाद से जानिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। यहाँ से आपको पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ भी आपको सवाल दिया जा सकता है कि दो पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनियोग काम करेगा। मतलब अगर सवाल यहाँ बन जाए कि मतलब यही पॉइंट आ जाए, जैसे कि आप अभी बोले हो, हाँ बोले हो ना, तो आपका सवाल गलत हो गया, जवाब गलत हो गया। आप पढ़े होते तो आप हाँ नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे होगा नहीं। अगर पढ़े भी नहीं हो तो समझ भी तो सकते हो भाई, कम से कम। यहाँ पे कुछ ए बी की जगह पे क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या रख के देख लेते, 5 रख के देख लेते, 10 रख के देख लेते कि घटाने पर नियम काम कर रहा है कि नहीं। समझ रहे बातों को? कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े हुए स्तर पर ही जवाब दिया जाए। कभी कभी दिमाग से सोच समझ करके भी जवाब दिया जा सकता है और दिया जाता है और सही होता है। समझ रहे बातों को? अगर आप क्रम विनियोग नहीं पढ़े थे, व्यवकलन नियम नहीं पढ़े थे, फिर भी आप यहाँ पे मान रख लेते हैं, यहाँ 5 रख लेते हैं, यहाँ 3 रख लेते हैं, यहाँ 3 रख लेते हैं, यहाँ 5 रख लेते हैं, घटा के देखते हैं कि बात बराबर होती है कि नहीं होती है। हो सकती है 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3 में से 5 घटेगा तो -2 बचेगा, 5 में से 3 में से 5 घटेगा -2 बचेगा। 2 बराबर है -2 के? नहीं। तो कैसे आप हाँ बोल रहे हो? तो यहाँ आप सवाल यह बन सकता है कि व्यवकलन में क्रम विनियोग नियम कार्य करता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी ए भी दो, ऑप्शन डी भी। तो क्या कहिएगा? ना। सवाल के टाइप को समझें आप। अर्थात जड़ से मतलब है। यदि जड़ पे आप संपर्क रखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, तो आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और आगे जो सवाल बन सकते हैं वह अब है सहचारिता। ठीक है ना? सहचारिता के नियम, जो साहचर्य हो, पुष्ट लगा करके जो बनाया जाएगा तो सहचारिता कहलाएगा। अब यहीं पे अगर पुष्ट लगा दिया जाए, यहाँ पे यदि पुष्ट लगा दिया जाए
तो ये संभव हो सकता है। कुछ लगा के यहाँ पे माइनस माइनस डाल दिया जाए तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2, समझ रहे बात, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो सहचारिता के नियम को कौन, व्यवकलन सत्य साबित करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले बैठ करके पहले अच्छे से बुक पढ़ने होंगे, तो बुक के हिसाब से पहले जो आप परिभाषा लिखे हैं उसको समझना होगा, और उस परिभाषा के हिसाब से आपको अपना फिलहाल अपना कॉन्सेप्ट, अपनी सोच निकालनी होगी कि हाँ कहाँ पे क्या हो सकता है, क्रम विनियोग में क्या हो सकता है, वितरण में क्या हो सकता है, साहचर्य में क्या हो सकता है। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। वितरण अगर कहा जाए तो वितरण का मतलब हुआ होता है बटा हुआ, बांट करके जो जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए या गुना किया जाए, उसको वितरण नियम कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं वितरण नियम की बात करूंगा, तो अगर मैं कहूं कि 15 गुना 25, तो इसको कैसे गुना करना है वितरण नियम के तहत, तो 15 गुना 20 प्लस 5, अब काट करके 15 दूनी 30, 300, 15 पचे 75, 375। वितरण नियम पे एकदम आसानी से गुना हो गया, देख रहे हैं। 15 से 25 में गुना करना थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, मुश्किल नहीं है लेकिन कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इसमें वितरण नियम में अर्थात गणित जो पढ़ता है अच्छे तरीके से समझता है सीखता है, उसके लिए गणित सरल होती है, गणित मुश्किल नहीं होती कि आपको परेशान होना पड़े। समझ गए बातों को। तो इस तरीके से आप इस तरीके से ही अपनी परिभाषाएं तैयार करें और उसमें से बनने वाले क्वेश्चन के टाइप को समझें। मैं इसमें टाइम निकाल करके आपसे क्वेश्चन का भी जवाब सवाल करता रहूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर 7वें क्लास की मतलब अगर बात की जाए तो 7वें क्लास में भी सेम यही सब बातें हैं, थोड़ा सा हल्का है। इसमें पूर्णांकों का बात किया गया है, पूर्णांकों का संविरित, पूर्णांकों का क्रम विनियोग, पूर्णांकों का वितरण, पूर्णांक मतलब संख्या प्लस वाली माइनस वाली, ठीक है ना। इसमें 8वें में क्या बात की गई थी, परिमेय संख्या की बात की गई थी, ठीक है। तो अब आप क्या देखें कि बुक में से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और बुक में एक और चीज देख लीजिए, जो एक्सरसाइज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज में सवाल दिया गया है -2 गुना -2 गुना -2, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे ही भाई। क्या हो सकता है आंसर बताइए, -2 गुना -2 गुना -2, बोलिए -8। गुड। अब इसके लिए आपको अलजेब्रा वाला नियम भी याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस होगा, फिर प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बस, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर से भी चैप्टर के बाहर से भी सवाल बना के पूछे जा सकते हैं। अब आप इस तरीके की तैयारी कीजिए, ठीक है। और फिर अभी जो मैंने इधर जो बताया था कि आपको सबके लिए मिसलेनियस था, जो सबको पढ़ना था, उसमें भी सवाल आ सकता है। जैसे कि मैं पूछ सकता हूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए आइए, ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। ऑप्शन दिया जा सकता है 10, 17, 11, सभी। चलिए आजमाइए, तो क्या हो सकती है, सबको आजमा सकता है भाई, सबके लिए है। इस सब टाइप का सवाल किसी के लिए, सबके लिए एकदम VVI, गणित के लिए VVI, ट्रिपल स्टार लगा है इस पर। कहीं भी आ सकता है, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी टाइप की नौकरी कहीं भी आ सकता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। बताइए, बोलिए 11। गुड। जो लोग 11 कह रहे हैं वे लोग हाथ उठाएं, बहुत अच्छा। चलिए सबका जवाब लगभग सही है, बहुत शानदार। 11, बैठिए, हाथ नीचे कीजिए। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोग को। 11 कैसे हुआ, 11 कैसे हुआ, अब जांच करेंगे इसका। 2 अंकों की शुरुआत कहां से होती है, 10 से 11, 12 वगैरह वगैरह वगैरह। तो पहले 10 को चेक करेंगे कि 10 अभाज्य संख्या है कि नहीं। अब अभाज्य कैसे चेक करेंगे, अभाज्य का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, इसको अभाज्य संख्या कहलाती है,
ठीक है, तो 10 किसकी संख्या से कटेगा? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो आभाज्य संख्या का शर्त यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है। अब 11 पर चेक करेंगे तो 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। तो 11 क्या है? आभाज्य संख्या है, तो 11 तो आभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 17 भी आभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ है? सबसे छोटी का जिक्र किया गया है। समझ बात को? तो इस तरीके से सवालों को भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और मेरा एक सेशन होगा, जिस सेशन में मैं चैप्टर दे दे रहा हूँ आज, कि इस चैप्टर से मैं सवाल बना करके पूछताछ करूंगा, तो उस चैप्टर से आपको तैयारी करके आने होंगे और सवाल जवाब किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि बुक से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और मतलब परिभाषाओं से मिसलेनियस क्लास से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। समझ गए? अब आगे की बात करते हैं। तो आगे सभी किताबों के बाद सभी किताबों में जो मुख्य बातें होती हैं, मेन पॉइंट होती हैं, उसमें से तो सवाल बनेंगे, अभी बात हुआ है। इसके अलावा जो पाठ के अंत में दिया होता है, हमने सीखा, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमने सीखा, लगभग सभी पाठों के अंत में होता है, किसी में नहीं भी होता है। जिसमें नहीं होता है उसके लिए तो हम लोग आपको नोट्स देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, वहां से हो सकता है। लेकिन हमने सीखा नामक पाठ के अंत में जो बातें होती हैं, वहां से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने सीखा का पहला पॉइंट है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल बना सकता हूँ, या मैं आपको ऐसे एक ऑप्शन वाला सवाल बना के दे सकता हूँ कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। मतलब क्या है? और ऑप्शन दे दूंगा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जवाब? गुड। तो यहाँ से भी आपको सवाल बनाए जाएंगे। हमने सीखा नामक पॉइंट से भी सवाल बनाया जाएगा। इसमें सब बताया गया है, युग, अंतर्गत, पूर्णांक, नियम वगैरह वगैरह। तो आज आपने क्या समझा, क्या क्या बात हुआ किसी भी चैप्टर को? अब हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। चैप्टर को क्या करें? पाठ को रीड करें, ठीक है। दूसरा, मेन पॉइंट को लिखें, अंडरलाइन करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसको लिखें, समझें। तीसरा, उसको याद करें, याद मतलब समझें, अच्छे से याद करें, लिख दो, याद कर लें उसको। उसमें जो परिभाषाएं बन रही है उसके ऊपर सोच लें, समझ लें। अब इस चैप्टर में तो एक भी फार्मूला तैयार नहीं हुआ, लेकिन किसी चैप्टर में फार्मूला भी बनेगा, सूत्र भी बनेगा, तो आप वहां पे चौथा नंबर सूत्र को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप 5वां नंबर अपने जो अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस प्रश्नों की क्या करें? अभ्यास के प्रश्नों की तैयारी करें। ठीक है, फिर 6ठा नंबर, जैसे जैसे मैंने सवाल बना के पूछने की कोशिश की है, ये सवाल बनाया है, वैसा प्रश्न भी आप बना सकते हैं। आप खुद से प्रश्न बनाएंगे। अगर आप जो प्रश्न बनाएंगे और वैसा प्रश्न मैं भी बनाने लगा, आप जो घर से 10 क्वेश्चन बना के लाए इस चैप्टर के ऊपर, मैंने वैसा ही क्वेश्चन बना के दिया, तो आपका आत्मबल जो होगा, आपकी जो मतलब स्टेमिना जो होगी, जो अंदर की जो शक्ति होगी, वो बहुत मतलब क्या है कि मजबूत होगी, और आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा। समझ रहे बातों को? अर्थात प्रश्न बनाएं और उसको बनाने की कोशिश करें, और रेगुलर क्लास में बने रहें, बात को समझें और वर्क को पूरा करने की कोशिश करें, दिनों रात मेहनत करें, क्योंकि बिना मेहनत आप सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आज पहला पाठ मतलब संख्या वाला पाठ, दूसरा जो भिन्न संख्या, मतलब संख्या से संबंधित जितने भी पाठ हैं आपके सिलेबस में, चाहे आप 7वें में हो, चाहे आप 8वें में हो, चाहे आप 6ठे में हो, या आप 9th में, आप 10th में, किसी भी क्लास में हो, आप संख्या से संबंधित सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आए। कल इसके विषय में हम सवाल जवाब करेंगे। सुबह में 6 बजे से क्लास हमारी शुरू हो जाएगी, और 6 बजे से मैं कोशिश करूंगा कि सवाल जवाब शुरू कर दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ आज की मेरी ये क्लास समाप्त होती है। मैं आशा करूंगा कि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और तैयारी कीजिएगा, और कल मेरे सवालों का 100 में 100 जवाब देने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है।